all. Today's lecture is on processing of the tissue by frozen technique. Okay, if something is urgent and something is very important, so we requires sectioning in appropriate time. Okay, that is only possible by the frozen section, and its processing is also totally different and staining is different. Okay, तो क्या होता है, कई बार हिस्टोपैथोलॉजी का जो अपना सैंपल होता है, it takes 6 to 7 days for the proper treatment and proper processing. Okay, बट कई बार क्या होता है, रिपोर्टिंग जल्दी चाहिए होती है, उस कंडीशन में फ्रोज़न सेक्शन का यूज़ किया जाता है और इस तरह से टिश्यू को प्रोसेस किया जाता है. In this PowerPoint, we will study about the introduction, indication of frozen section, what a pathologist should know before the frozen section, what to do during the frozen section, what are the procedures, what are the common problems, specific organs and frozen section in the mortuary, quality assurance, summary and some references. Now, introduction or the history. We'll just discuss about within 1 or 2 minutes. लाइक इनका कहाँ से ये स्टार्ट हुआ फ्रोजन सेक्शन. तो 1891 से सबसे पहले जो है जॉन हॉपकिन हॉस्पिटल से इसका फ्रोजन सेक्शन का स्टार्टिंग हुआ. उसके बाद कंटिन्यूसली आप देखते जा रहे हैं, काफ़ी टाइम इंटरवल बाद 4 ईयर 5 ईयर 10 ईयर्स के इंटरवल से डिफरेंट टेक्निक्स में जो है थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा. लेकिन 1970s में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ. डिफरेंट जो युद्ध वगैरह हुए वहाँ पर उस समय भी की रिक्वायरमेंट भी थी, और ऐसा लगने लगा था कि हम इतने दिन वेट क्यों करें जब हमें कोई चीज़ विद इन टाइम मिल सकती है. ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा 1970s में इसको हमने साइंटिस्ट ने यूज़ किया. इसमें क्या होता है, रैपिड माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस हो जाती है स्पेसिमेन की, मैं आपको बता चुकी हूँ. और कभी कभी क्या होती है कि कोई कैंसर सर्जरीज होती है, उनका हमें जल्दी से इलाज के लिए उनके रिजल्ट्स चाहिए कि किस तरह की सेल मॉर्फोलॉजी, किस तरह का कैंसर है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. देखिए टाइगर CM, ये मॉडल देखिएगा 1100. एक और जिसे हम बोलते हैं क्रायो चैम्बर. क्रायो का मतलब आप समझ ही रहोगे, जहाँ पर बहुत ठंडक होती है, चिल्ड होती है, बर्फ होती है, तो उस तरह के चैम्बर को क्रायो चैम्बर है, जिसमें कि हम अपने सैंपल्स को, स्पेसिमेंस को अरेंज करते हैं. इंडिकेशन, इसका इंडिकेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑपरेटिव डिसीजंस लेना है, किसी का डेट्स नहीं मिल रही हैं, किस तरह की सर्जरी है, डॉक्टर बहुत बिजी है, तो एक ओवरव्यू लेने के लिए कि हमें किस तरह की सर्जरी करना है. स्पेशली कैंसर पेशेंट में ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या फिर हम ऐसी जगह पे फ्रोजन सेक्शंस का यूज़ ज़्यादा होता है जहाँ पर इमीडिएट कोई भी डिसीजन को लेना हो. नेक्स्ट है adequate जो assess the adequate of the diagnostic tissue in the biopsy specimen from the open and complicated procedure. जहाँ पर जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हमें 6 से 7 दिन लगाती है, वहाँ हम एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं. बाकी के बाद सेकंड जो उसका पोर्शन होता है उसको हम ट्रेडिशनल मेथड से क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं. टिश्यू का फिक्सेशन करने से पहले हमारे पास में कुछ टेक्निक्स का हमें पता होना ज़रूरी है, जैसे साइटोजेनेटिक्स, फ्लो साइटोमेट्री एंड स्पेशलिस्ट. इसके बाद में जब हमारे पास में कोई भी टिश्यू आता है, तो उसके लिए हमारे पास में कुछ सैंपल्स को रखने के लिए कोई एक बैंकिंग सिस्टम भी होना चाहिए, जहाँ पे हम फ्रोजन सेक्शंस के लिए स्पेसिमेंस को रख सकें. इंडिकेशंस क्या है इसके, मैंने आपको बताया. सर्जन्स की क्यूरियोसिटी हो सकती है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स, फैमिली को जल्दी रिकवरी है, क्या है, उसको कैसा ट्रीटमेंट देना है. उसके बाद किसी भी पेशेंट की एक पहले स्पेसिमेन को देख चुके हैं, उसकी सर्जरी हो चुकी है, डायग्नोसिस हो चुकी है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बीच में कोई दूसरा डिसीजन लेना है अगर आपको, उस केसेस में ये बहुत जल्दी काम आती है, जिससे मेडिसिन जल्दी स्टार्ट हो जाती है. एंड जो है किसी भी डिसीजंस को लेने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अच्छा, दूसरा जैसे कुछ इन्फेक्शंस, जैसे टीबी के कारण कुछ ट्यूमर्स वगैरह हो जाते हैं,
जिसमें जिनकी जो दिखते जो हैं आपके ट्यूमर जैसे हैं, लेकिन उसमें जो है किसकी वजह से, टीबी की वजह से, टीबी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके की जो चीज़ों को अगर हमें क्लियर करना होता है तो उस तरह के स्पेसिमेंट्स के लिए भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब या तो पैथोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, पैथोलॉजिस्ट को तो पता होना ही चाहिए, वो तो उसको पता होता ही होता है, लेकिन जो टेक्नीशियंस है या जो सैंपल्स को हैंडल कर रहे हैं उनको फ्रोजन सेक्शंस को करने से पहले कुछ कुछ जानकारियाँ होना चाहिए। जैसे आपके पास में क्रायोस्टेट मशीन होना चाहिए, और आपके पास में एडवांस में ही बहुत सारी चीज़ों को, पेशेंट की रिक्वायरमेंट, पेशेंट की हिस्ट्री, उसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस, उसकी रेडियो, अगर कैंसरस पेशेंट है तो उसका रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स होना चाहिए, और आपका सर्जन क्या कह रहा है और सर्जन को हमें क्या भेजना है, किस तरह की रिपोर्ट उसकी रिक्वायर्ड है, उनको कैसे कॉन्टैक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ड्यूरिंग द फ्रोजन सेक्शन क्या क्या पता होना चाहिए, टिश्यू का सिलेक्शन हमें कैसे करना है, उसका रिप्रेजेंटेशन करना है, किस एरिया का हमें फ्रोजन सेक्शन निकालना है, किस ऑर्गन का, किस टिश्यू का, ये हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसके बाद किस तरह का टिश्यू है और किस टेम्परेचर पर कटेगा, इसकी हमें जानकारी होना चाहिए। टाइम का कंसिडरेशन होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो चाहिए किसके साथ में, जहाँ पर जिस चीज़ का जो है ऑपरेशन हो रहा है ऑपरेटिंग सर्जन के साथ में। नाउ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्या है, रिपोर्टिंग टाइम 20 मिनट्स है इन 90% केसेस। स्पेसिमेन शुड बी सेंड फ्रेश विदाउट फॉर्मेलिन, ठीक है। फ्रोजन सेक्शन के लिए फॉर्मेलिन का सैंपल रिक्वायर्ड नहीं है। इन सम केसेस पैथोलॉजिस्ट में टच द प्रिपरेशन ऑफ द रिसीव्ड स्पेसिमेन। टाइपिंग फ्रोजन सेक्शन क्या, क्रायोस्टेट, माइक्रोटोम इन द इनसाइड द चैम्बर, माइक्रोटोम इज कांस्टेंट टेम्परेचर कंट्रोल। जो क्रायोस्टेट मतलब सारी चीज़ें ठंडक है, जहाँ सेक्शन की कटिंग होना है वो माइक्रोटोम भी बिल्कुल ठंडा है। फ्रीजिंग माइक्रोटोम होना चाहिए, टिश्यू फिक्स्ड सेपरेटली, माइक्रोटोम इज नॉट अंडर द टेम्परेचर कंट्रोल। प्रिंसिपल, टिश्यू इज फ्रोजन, water in the tissue turns into the ice, tissue becomes firm and water act as an embedded medium। क्या प्रिंसिपल है इसका, टिश्यू इसका फ्रोजन होना चाहिए, और इसका जो वाटर जो होता है किस में चेंज हो जाता है, आइस में, और टिश्यू जो है क्या हो जाती है, फर्म हो जाता है, वाटर कैसा हो जाता है, मीडियम में एम्बेडेड होता है। सिलेक्शन ऑफ द टिश्यू, टिश्यू सैंपल शुड रिप्रेजेंट द स्पेसिमेन, टिश्यू सैंपल जो है स्पेसिमेन में होना चाहिए। शुड नॉट कंटेन एनी निक्रोटिक एरिया, उसमें कोई भी निक्रोटिक एरिया नहीं होना चाहिए। 3-4 मिलीमीटर आइडियल सेक्शन होना चाहिए, और सैंपल एक बार कलेक्ट हो जाए उसको हमको, जैसे हमने कलेक्शन ले लिया सैंपल को, इमीडिएट उसको फ्रोजन कंडीशन में डाल देना चाहिए। फिक्सेशन, फास्ट रिजल्ट के लिए सेक्शन को कट करने के लिए उसको फ्रोजन करना, बट अनफिक्स टिश्यू नहीं, अनफिक्स टिश्यू लेना है हमें, उसमें कोई भी तरह का फिक्सेटिव यूज़ नहीं करना। Short period of the fixation before the freezing making section cutting easier and yield better section। जिसमें फैट होता है, म्यूसिन होता है, जिसमें क्या होता है, कुछ टिश्यू होता है और साथ में फैट और म्यूसिन होता है। अगर ये है तो फिर आपको थोड़ा सा फिक्सेटिव यूज़ कर सकते हैं। आइडियल फिक्सेटिव हम क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, 10% फॉर्मेल्सल है, 10 मिनट के लिए 60 डिग्री टेम्परेचर में। अच्छा, इंपॉर्टेंट फ्रीजिंग एजेंट जो है हम फ्रोजन सेक्शन के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपको -60 देती, आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड -70, एरोसोल स्प्रे -50, थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग जो होती है वो -40 डिग्री टेम्परेचर, या फिर जो है रेफ्रिजरेशन करना चाहिए। कटिंग, किसी भी माइक्रोटोम का हम यूज़ कर सकते हैं। टिश्यू शुड बी फ्रोजन स्टेट वाइल द सेक्शनिंग, टिश्यू को फ्रोजन कंडीशन में होना चाहिए जब सेक्शन हो रहा है। माइक्रोटोम भी बिल्कुल क्रायोस्टेट कंडीशन में होना चाहिए। कोल्ड नाइफ होना चाहिए, जो डिवाइस जो कि स्पेसिमेन और माइक्रोटोम नाइफ कूल्ड है बट सेक्शनिंग डन एट द रूम टेम्परेचर। दोनों चीज़ें ठंडी है, बट दोनों चीज़ों को जब सेक्शन करने के लिए लेकर आते हैं तो किस टेम्परेचर पे लाते हैं, रूम टेम्परेचर पे लाते हैं।
क्या क्या पॉइंट्स आपको रिमेंबर कर रखना है, याद रखना है जब आप सेक्शन कटिंग कर रहे हैं? पहला, फ्रोजन सेक्शन रिक्वायर वेल ऑर्गेनाइज स्पेसिमेन विथ फ्लैट कटिंग सरफेस विथ सफिशिएंट ट्रिम ऑफ द एम्बेडेड मीडियम। आपको जो पहले ही बता चुकी हूँ मैं, नॉर्मली बिना फिक्सेटिव वाला आपका फ्रेश स्पेसिमेन होना चाहिए। इन केस कभी आपका म्यूसिन है या फैट है, उन कंडीशन में आप फिक्सेटिव यूज़ कर सकते हैं। वो फ्लैट होना चाहिए जिससे सरफेस कट करने में आसानी हो। Fat should be the last thing to be hit. The blade should hit the blade by itself. The most critical aspect of the tissue should be perpendicular or diagonal to the blade. सबसे critical aspect क्या है? Perpendicular और diagonal जो होता है ब्लेड के साथ। एपिथेलियल एंड म्यूकोसल लाइन टिश्यू जैसे स्किन है, जीआई है, ब्लैडर है, यूट्रस है, सर्विक्स है, ये ओरिएंटेड होते हैं किससे? प्लेन ऑफ द एपिथेलियम से परपेंडिकुलर टू द ब्लेड। ट्रिमिंग ऑफ द ब्लॉक शुड बी डन ऑन द डेप्थ। किसी भी ब्लॉक की जो ट्रिमिंग करती होती है वो डेप्थ से होती है, विच कंप्लीट द डिजायर्ड टिश्यू फेस अवेलेबल फॉर द फ्रोजन सेक्शन। ओके, अच्छा, ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पे सारी प्रोसेस हो रही है वो कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और लगभग आप सैंपल कितने काट सकते हैं? जो आप रोल रखते हैं वो 0.5 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और जो आप सेक्शन कटिंग कर रहे हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रेश सैंपल है, इसमें किसी तरह की कोई भी सैंपल में कर्लिंग ना हो, स्ट्रेट सैंपल्स निकले, सेक्शंस निकले। नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर दैट? प्रोसीजर आप देख सकते हैं। पहला क्या है? सिलेक्शन। इसमें क्या है? टिश्यू का रिक्वायरमेंट है और आपको कितना रखना है इसका साइज? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाद स्पेसिमेन को स्पेसिमेन होल्डर पर रखना है, उसको मीडियम में डालना है, उसके बाद उसको फ्रीज करना है। क्रायोस्टेट कंडीशन में -20 से -15 से 20 डिग्री रखना है। अगर आपको और थोड़ा सा हार्ड करना है तो फिक्स द स्पेसिमेन, होल्डर को पकड़ के रखना है, प्रॉपरली प्लेस, सही जगह पे लॉक है कि नहीं। उसके बाद में रिट्रेट करना है स्पेसिमेन को होल्डर पोजीशन से जब तक कि नाइफ जो है ब्लॉक को टच करता है। पोजीशन एंटी रोल प्लेट्स रखना है। उसके बाद सेक्शन को कटिंग करना है। उसके बाद सेक्शन को फिक्स करना है साइड के ऊपर और उसको स्टेन करना है। ना जो फ्रोज़न सेक्शन है उसको किस मीडिया में हम डालकर रखते हैं? इसके लिए FSC 22 फ्रोज़न सेक्शन मीडिया हम यूज़ करते हैं। वाटर सॉल्युबल होता है फ्रोज़न सेक्शन। ये आप इसमें मैंने पूरा डायग्राम साइड बताया। ये क्या है? पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल है इसमें और पॉलीविनाइल अल्कोहल है, जो कि फ्रोज़न कंडीशन में सैंपल को अच्छा बनाकर रखता है। ये सर्जिकल पैथोलॉजी लैब्स जो होती हैं उसमें बहुत आसानी से रिकमेंड किया जाता है। और ये जो होता है क्लियर और लाइट कलर की, ब्लू कलर की बॉटल में मिलता है। नाउ टेकिंग द सेक्शन फ्रॉम द स्टेज। अब माइक्रोटोम से कटिंग हो गई। कटिंग होने के बाद में क्या, हमको सैंपल जो है स्टेज पे वो सेक्शन स्टेज पे है। उसके बाद आपको क्या करना है? कैसे कलेक्ट करना है? जेंटली टच द सेक्शन बाय द स्लाइड। स्लाइड जो है उसके साथ में सेक्शन को पकड़ना है। सेक्शन विल फ्लोट टू द स्लाइड। जैसे ही आप पकड़ोगे स्लाइड पर सेक्शन फ्लोट करने लगे। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? अवॉइड द स्ट्रेचिंग और फोल्डिंग टू द सेक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब उसके बाद आपने जैसे उठाया उसको जो है सीधा करके सेकंड स्लाइड पर आप उसको डाल दें। नाउ स्टेनिंग। कौन कौन सी स्टेनिंग यूज़ करते हैं फ्रोजन सेक्शन में? रैपिड एचिंग स्टेनिंग, टॉल्यूडिन ब्लू, मिथरीन ब्लू, मिथाइल वायलेट फॉर द एमाइलॉइड, ऑयल रेड, O फॉर द फैट एंड पैस। अब किसी भी सैंपल को बहुत जल्दी हम जब प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है जो कि किससे फ़र्क है? जो नॉर्मल हम प्रोसीजर 7 या 8 दिन का करते हैं वो उसमें हमको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, उसमें हम बेटर डायग्नोसिस होती है, सब चीज़ें क्लियर होती है। लेकिन जब हम फ्रोजन सेक्शन करते हैं वो जस्ट हम उसको क्या करते हैं, चीज़ों को आइडिया लेने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आती। तो क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं? सबसे पहला स्पेसिमेन का आइडेंटिफिकेशन का, स्पेसिमेन के ओरिएंटेशन का, बेनाइन है या मैलिग्नेंट है ये पता का लगाना मुश्किल होता है, आर्टिफैक्ट्स का, कटिंग ऑफ द फैट्स का, टेम्परेचर के रेगुलेशन का, और अगर कोई स्पेसिमेन इन्फेक्शियस है तो उसको पता लगाने के लिए दिक्कत होती है। नाउ देखिए,
फ्रीजिंग आर्टिफैक्ट, देखिए आर्टिफैक्ट क्या, इट इज़ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर दैट वाटर विल एक्सपेंड ऑन फ्रीज। ये देखिए जब जैसी फ्रीजिंग कंडीशन होती है तो वाटर जो है एक्सपेंड करता है, तो उसका आर्टिफैक्ट जो है चेंज हो जाता है। कंप्रेशन ऑफ आर्टिफैक्ट, सेलुलर टिश्यू जो है तो वो क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, एक्सपेंडिंग आइस बबल्स, जिससे क्या होता है, जो टिश्यू होता है उसकी एंटीमेटर्स होती है वो प्रॉपरली दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट है न्यूक्लियर आई क्रिस्टल, जो कॉमन प्रॉब्लम है, न्यूक्लियाई विल शो वेरी टेंडेंसी टू फ्रॉम द आइस क्रिस्टल। उसके बाद है वेसिकुलर न्यूक्लियस होता है, थिनर सेक्शंस में दिखाई देता है। क्रिस्टल जो होते हैं वो डैमेज टिश्यू जो हो जाता है उसके अंदर हमें क्रिस्टल्स दिखाई देने लगता है। न्यूक्लियर क्रोमेटिक चेंज, जैसे इसमें क्या होता है, ये वाला जो हम फ्रोजन सेक्शन करते हैं तो उसमें जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाता है और हाइपर क्रोमेटिक हो जाता है। आप देखिए ज़रा, फ्रोजन सेक्शन है, उसके बाद में परमानेंट सेक्शन जो प्रीवियस फ्रोजन है, और उसके बाद परमानेंट सेक्शन नेवर फ्रोजन है। देखिए तीनों की मॉर्फोलॉजी कितनी फ़र्क है। नॉर्मल सबसे पहले जो है फ्रोजन सेक्शन आप देखिए, उसकी मॉर्फोलॉजी स्टेनिंग देखिए, उसके बाद में आपने फ्रोजन से पहले करा है उसको देखिए, उसके बाद नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है या उसका ट्रेडिशनल जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा है उस प्रोसीजर से आपको ये वाली दिखेगी। नाउ स्पेसिफिक एरिया एंड द फ्रोजन सेक्शन, मार्जिन, ये क्या होता है, टेक्निकली डिफ़िकल्ट होता है, मल्टीपल सेक्शन जो होते हैं जिसके सर्जिकल सेक्शन में कॉमन प्रैक्टिस में होता है। उसके बाद है मार्जिन ऑफ हेड नेक ट्यूमर्स को जो होता है हम बहुत मुश्किल से माइक्रोस्कोप में पहचान पाते हैं, जो भी डॉक्टर देखता है। अगर पॉसिबल हो तो सर्जन को हमें बोलना है कि आप छोटा छोटा सैंपल भेजिए स्पेसिफिक एरिया के, पूरा का पूरा सेक्शन नहीं भेजना, जिससे आपको आइडिया रहेगा किस पोर्शन का आया हुआ है, उसी के हिसाब से आप देखेंगे। क्योंकि इसमें क्या फ्रोजन सेक्शन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है तो बहुत ज़्यादा क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता। मेजर resections of the urothelial tumors, urologist may ask the frozen section for the uterus or urethra to look for the C2 and invasive tumor। उसके बाद में मार्जिनल जो मार्जिनस होती हैं जिसका इन्वॉल्वमेंट होता है वो ब्लैडर में हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट रिकंस्ट्रक्शन में हो सकता है। नेक्स्ट है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, जिसमें क्या है ओवेरियन मास बन जाता है, उसको देखने के लिए उसको रेयरली जो है उसको निकाल कर रेयरली जो है प्रिसीड किया जाता है फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द मैलिग्नेंसी। उसके बाद में सॉलिड और सिस्टिक अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस है अगर ओवरी में तो मैलिग्नेंट है, और 25% टाइम में उसको हम करेक्ट करते हैं, अदरवाइज रिमूव कर देते हैं। अपरेंटली लोकलाइज लीजन्स जो होते हैं वो साइट जिस जगह पर डेवलपमेंट है वहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगर कुछ नॉर्मल से अलग ग्रोथ दिखाई देती है और डॉक्टर को हम सजेस्ट करके बता देते हैं कि कुछ एबनॉर्मलिटीज़ दिख रही है, उस कंडीशन में उसका रिमूवल हो जाता है। देखिए ओवेरियन ट्यूबर जो होता है वो सीरम मार्कर से हमें पता चल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें हेल्पफुल नहीं होता है। फ्रोजन सेक्शन के समय एक केयरफुलनेस डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे होना चाहिए। कैप्सूल कैसा है, सॉलिड है, सिस्टिक कंपोनेंट है, नेचर ऑफ सिस्ट है, ये सब कुछ नोट करना चाहिए। यूनिओकुलर सिस्ट है, स्मूथ है, लाइनिंग है, लेकिंग है, और बिनाइन सिंपल सिस्ट है, ये सारी चीज़ों को हमें चेक करना है। अब हम देखते हैं ओवेरियन मास में एक और चीज़, यूनिओकुलर सिस्ट जो होती है उसमें फाइब्रोमा है, उसके बाद ब्रेनर ट्यूमर्स है, क्या चीज़ है वो फ्रोजन सेक्शन में हम कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद सीरियस बॉर्डरलाइन ट्यूबर जो होता है फ्रीक्वेंटली किस में होता है, यूनिओकुलर सीरसिस में, पैपिलरी लाइनिंग्स में, जो कि शैक कार्पेट से मिलता जुलता दिखाई। इतना डिटेल में आप मत जाइए, बस इतना ही मैंने आपको बताया, इतना समझ लीजिए। इसके बाद में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, इसमें जो है डायग्नोसिस आप देख सकते हैं, बायोप्सी रहता है उसमें कटिंग को, और सर्जरी से पहले हम डॉक्टर को सजेशन दे सकते हैं इसके थ्रू कि किस किस एरिया में एबनॉर्मलिटीज़ दिख रही है। उसके बाद में इंट्रा ऑपरेटिव एवोल्यूशन है, कभी कभी हिस्टेक्टमी हो जाती है, हिस्टेक्टमी में होने के बाद में अगर डॉक्टर को इमीडिएट कुछ डिसीजन लेना हो तो उस कंडीशन में भी फ्रोजन सेक्शन रेफ़र कर देते हैं। अगर
फ्रोजन सेक्शन में कुछ एबनॉर्मलिटी दिखती है तो उसको ट्रेडिशनल मेथड के लिए भेज दिया जाता है ना। ये देखिए आप, उसके बाद में यूरिनरी जेनिटल ट्रैक्ट का भी सेम है जो मैंने अभी आपको बताया। अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम पता लगा सकते हैं इससे ज़्यादा। ब्रेस्ट है, डेफिनेट एंड इमीडिएट आइडेंटिफिकेशन जो होता है, इसके थ्रू हमें मैलिग्नेंट ट्यूमर का पता आसानी से लग जाता है, क्योंकि उसमें लिम्पेक्टोमी स्पेसिमेन जो होता है वो लंप होता है, लंप से हम ले लेते हैं, तो लंपेक्टोमी स्पेसिमेन होता है जिसके मार्जिन को हम देखने के बाद में बता सकते हैं प्रोसेस करने के बाद में कि नॉर्मल सेल्स नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो हम नॉर्मल सैंपल लेते हैं उसके साथ में एक नॉर्मल साइटोलॉजी का भी सैंपल साथ साथ में एफएनएसी कराकर उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। फ्रोजन सेक्शन के साथ में एक पैरेलल करके कोई भी प्रोसीजर चाहिए जो उसको कंफर्म करना। सिर्फ एक फ्रोजन सेक्शन पे आप डिपेंडेंट होकर किसी डिसीजन तक नहीं पहुंच सकते, ना ही डॉक्टर को हम सजेस्ट कर सकते कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद में है सेंटिनल नोड फ्रोजन सेक्शन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, प्राइमरी ट्यूमर्स के लिए और रीजनल लिम्फ नोड के लिए। 10 से लेकर 33%, 10 to 30% ट्यूमर जो होते हैं स्मॉल होते हैं, 1 सेंटीमीटर होते हैं, जो कि एक्सिलरी एरिया में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका हेड एंड नेक है। मेजर इंट्रा ऑपरेटिव क्वेश्चन इसमें क्या आ सकते हैं, इमीडिएट डायग्नोसिस, हमें किसी चीज़, सेम चीज़ है, इमीडिएट डायग्नोसिस अगर डॉक्टर को चाहिए, म्यूकोसल रिसेक्शंस मार्जिन चाहिए, आइडेंटिफिकेशन अगर हमें सिर्फ नोडल मैट्रिसेस का करना है उस कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रोजन सेक्शन को, अदरवाइज हमें ट्रेडिशनल वे से ही जाना है या अदर मार्कर्स पे हमें डिपेंड करना है। उसके बाद में कॉम्प्लिकेटिंग इफेक्ट ऑफ द प्रीवियस ट्रीटमेंट, आपने जो ट्रीटमेंट दिया उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उस कंडीशन को चेक करना है, अल्सरेशन हो रहा है या कोई एपिथेलियल हाइपरप्लासिया हो रहा है। उसके बाद में स्टोमल चेंजेस हो सकते हैं जो कि साइटोलॉजिकल एटेपिया हो रहा है, वैस्कुलर चेंजेस हो सकते हैं, या कोई भी किसी तरह का ट्रीटमेंट का भी कोई रिलेटेड प्लान हो, उस कंडीशन में जो है फ्रोजन सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसमें क्या है, स्मॉल टिश्यू सैंपल है, इसमें जो है क्या है, इमीडिएट सर्जिकल मैनेजमेंट है, लिम्फ नोड बायोप्सी है, उसके बाद फैट है, हैवी कैल्सिफाइड और ओसिफाइड टिश्यूज़। साथ में इसमें थायराइड में भी देखा जा सकता है, थायराइड में कई बार बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, जो क्लिनिकल थायराइड मास हो जाता है कई बार चेंजेस हो जाते हैं। लिम्फ नोड को, ओरिजिनल को देखना है, मेटास्टेसिस डिसीज़ को, आइडेंटिफिकेशन को देखना है, एंड अनएंटिसिपेटेड नेक मास है, सर्जरी, थायमिक रिमिटेंट है, एबरेंट है, पैराथायराइड ग्लैंड्स है या एनलार्ज लिम्फ नोड है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैप्सूल है किसमें, फॉलिकुलर न्यूप्लाज्म। थायराइड में एफएनएसी जो होता है, एफएनएसी को यूज़ करते हैं ऑलरेडी क्या होता है लेकर के, और एफएनएसी करके फ्रोजन सेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं थायराइड के। थायराइड के उन केसेस में किया जाता है जो कि आपका जो है ज़्यादा बढ़े हुए हैं, अनकंट्रोल है। अगर इसका फ्रोजन सेक्शन करने के बाद में अगर उससे भी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आते, उस कंडीशन में साइटोलॉजी भी की जाती है, न्यूक्लियर ग्रुप्स और स्यूडो इंक्लूजन्स को भी देखा जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेम चीज़ है, फ्रोजन सेक्शंस को देखने के लिए हमें डॉक्टर को अगर कोई सजेशंस रिक्वायर्ड है उस कंडीशन में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए भी देखने के लिए फ्रोजन सेक्शन का हमें यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल ग्रे मैटर, अनफिक्स स्पेसिमेन जो होता है रेडिश ब्राउन होता है, नॉर्मल वाइट मैटर जो होता है वो वाइट होता है या फिर वाइट के नियर अराउंड होता है। बायोप्सी कंडीशंस के में हम कहाँ से लेते हैं, न्यूरोसर्जन क्या करता है, उसको प्रॉपर अगर उसको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी डायग्नोसिस चाहिए होती है उस कंडीशन में तुरंत ही वो क्या करता है, डॉक्टर सजेस्ट करता है फॉर द फ्रोजन सेक्शन। उसके बाद उसको ट्रेडिशनल मेथड से भी कंफर्म किया जाता है। नाउ फ्रोजन सेक्शन इन द मॉर्चरी,
मॉर्चरी में भी फ्रोजन सेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कंप्लाई करना है, किसी भी चीज़ का कोई कंसर्न करना है किसी चीज़ से, उसके लिए फ्रोजन सेक्शन बहुत ज़रूरी है। कहीं पे कोई डिस्प्यूट है मॉर्चरी में, उस कंडीशन में फ्रोजन सेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। may be useful but need to be done as soon as possible and formal histology is better in most of the cases। हमने आपको बताया नॉर्मल जो हिस्टोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं, जो नॉर्मल प्रोसीजर, दैट इज़ मोर फार मोर बेटर। इसमें सिर्फ एक ये रूटीन प्रोसीजर, रूटीन भी नहीं कह सकते हम, इसको कहते हैं इमरजेंसी प्रोसीजर है, बट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है ना। फ्रोजन सेक्शन का अगर हम क्वालिटी एश्योरेंस देखें तो सबसे पहले अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट यूनियन ने सबसे पहले देखा था, और जनरल कंसिडरेशन किस बात पे होता है, स्पेसिमेन का आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है, ग्रॉस एरिया में। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन ब्लॉक का करना। एक समय में जो क्रायोस्टेट होती है उसमें कभी भी 2 केसेस को साथ में नहीं रखते, अनलेबल्ड सैंपल्स नहीं रखा जाता। अच्छा, पैराफिन ब्लॉक को जो है वो बाद में बनाया जाता है और कोरिलेशन पहले किया जाता है। उसके बाद में क्रायोस्टेट जो होता है वो पीरियडिकली क्या होता है, क्लीन करना पड़ता है 70% अल्कोहल से वंस अ डे। अच्छा, लेस फ्रीक्वेंटली यूज मशीन्स कैन बी डिकंटामिनेटेड ऑन द लॉन्गर साइकिल। अगर मान लो आपका वैसे तो रोज़ का एक बार करना है, अगर कभी कभी क्या होता है बहुत सारा सैंपल नहीं आ रहा, उस कंडीशन में आपका मशीन को जो है थोड़ा लंबा साइकिल भी कर सकते हैं। जितना भी फ्रोजन सेक्शन है उसके रिकॉर्ड का मेंटेन करना। डिसइंफेक्शन ऑफ द क्रायोस्टेट, देखिए क्लीनिंग डन आफ्टर द ईच सेशन। दूसरा है वाटर सेफ्टी ग्लव्स, रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द होल्डर, रिमूव ऑल द रिमिटेंट फॉर द, जो ट्रिमिंग से आपका आसपास जो कट गिरा है ना टिश्यू वगैरह, उस सबको जो फ्रोजन सेक्शन सबको हटाना। उसके बाद 1% हाइपोक्लोराइड के सोल्यूशन से उसको साफ़ करना करीब 10 से 20 मिनट तक, जब तक वो पूरी तरह सूख ना जाए। उसके बाद वाइप को 70% चीज़ों से स्प्रे कर देना। उसके बाद 10 मिनट के बाद में करीब 100% अल्कोहल से उस जगह को क्लीन करना, ड्राई करना, और फिर उसको जो है सेक्शन उसको चैम्बर को बंद कर देना। ठीक है, मेनली सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ इस चीज़ को, क्या चीज़ है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है फ्रोज़न सेक्शन में, टेम्परेचर का मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें आपको टेम्परेचर को ये चेक करना है कि जो आपका जो वाटर कंटेंट है वो वाटर कंटेंट पूरी तरह से अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाता है या नहीं। ठीक है, और मैं एक चीज़ आपको रिपीट कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट प्लीज़, मुझे थोड़ा बैक जाना पड़ेगा। प्लीज़ ना, देखिए स्टेनिंग के लिए अगर हम बात करें कि आपके एच और ई स्टेनिंग, देखिए हीमाटॉक्साइलिन ई स्टेन जो सैंपल होता है, जब हम सैंपल को लेते हैं उसको फिक्स करते हैं, फिक्स करने के बाद में नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड में तो उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हीट से करते हैं तो उसका वैक्स होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में हीट फिक्स नहीं, हल्का सा उसको प्रेस करके उसका वाटर कंटेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा, हल्का सा हीट फिक्स करते हैं। उसके बाद में उसको जो नॉर्मल आपकी एच ई स्टेन होती है उसका भी एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है, उसमें उसको देखते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका टॉलिडिन ब्लू। टॉलिडिन ब्लू होता है कमर्शियली अवेलेबल है, आप सेक्शन लोगे उसमें टॉलिडिन ब्लू डालोगे तो आपको जो है डिफरेंट टाइप की हर जो डिफरेंट कंपोनेंट से बनके जो डाई बनी हुई है वो अलग अलग न्यूक्लियर का पोर्शन, टिश्यू का पोर्शन, नॉर्मल टिश्यू का पोर्शन, क्रोमेटिन का पोर्शन, हर पोर्शन अपना अपना कलर ले लेगा और क्या करेगा, स्टेन ले लेगा। नेक्स्ट है मिथिलीन ब्लू, सेम है, मिथिलीन ब्लू भी जो है कई कंपोनेंट से मिक्स डाई है। इसका भी रूटीन में यूज़ करते हैं फॉर द स्टेनिंग ऑफ, किस चीज़ के लिए, फ्रोजन सेक्शन की स्टेनिंग के लिए। उसके बाद में स्पेशली जो है अमाइलॉइड होता है, अमाइलॉइड जो होता है उसकी स्टेनिंग जो होती है
सबसे डिफरेंट होती है। उस स्टेनिंग को करने के लिए हम मिथिलेन वॉयलेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद में ऑयल रेड और ओ फैट के लिए हम यूज़ करते हैं पैस। जो स्टेन होता है, पैस जो होता है, उसका यूज़ भी हम रूटीन की प्रोसीजर में फ्रोज़न सेक्शन को स्टेन करने के लिए करते हैं। देखिए, आपको बस सबसे पहले जेंटली टच करना है उसको सेक्शन को लेकर स्लाइड पर। उसके बाद सेक्शन को क्या करना है, फ्लोट करते रहने देना है। उसके बाद में स्ट्रेच करना, उसको फोल्ड करना, सारी चीज़ों को नहीं करना है। आपको सिर्फ सेक्शन को रख कर हल्का सा उसको प्रेस करके उसको स्टेबल करना है। स्टेबल करने के बाद में जो आपको मैंने अभी सारी डाइज बताई हैं, उन डाइज से वैसे किसी भी आपका जो चॉइस है या जो डॉक्टर आपका देखना चाहता है, उस डाई को करने के बाद में आप उसको स्टेन करेंगे और सुखाकर इसको ड्राई करके, हाई ड्राई में अगर रिक्वायरमेंट है तो हाई ड्राई में, अदरवाइज जो है माइक्रोस्कोप में 100x पे उसको देखकर उसका रिजल्ट देंगे। ठीक है, और ट्रेडिशनल सैंपल के लिए भी उसको भेजेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम टिश्यू की प्रोसेसिंग नॉर्मल तरीके से कैसे करते हैं, फ्रोज़न तरीके से कैसे करते हैं। फ्रोज़न जो सैंपल्स होते हैं हालांकि बहुत किए जाते हैं, बहुत सारी लैब्स में है, बट उसके लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। उससे प्रॉपर डायग्नोसिस सैंपल्स की नहीं होती है, इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा रूटीन में नहीं होता, सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में ही हम इसका यूज़ करते हैं। आई होप आपको दोनों चीज़ों का डिफरेंस समझ में आया होगा और आज का लेक्चर समझ में आया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू वेरी मच।